ऑलराइट, देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस, जो कि आपका 5th यूनिट का टॉपिक है। ड्रग एक्टिंग ऑन यूटेरस में बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आएगा वो लेंदी क्वेश्चन आएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि लेंदी क्वेश्चन आने के। इसमें बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें यूट्राइन रिलैक्सेंट और यूट्राइन स्टिमुलेंट दोनों की फार्माकोलॉजी को समझाना होगा। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूटेराइन स्टिमुलेंट की फार्माकोलॉजी। तो बेसिकली यूट्राइन स्टिमुलेंट की फार्माकोलॉजी समझने से पहले आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है यूटेरस का वो आना चाहिए। तो बेसिकली उसमें क्या है, देखिए ये आपका ओवरऑल यूटेरस का एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड फंडस, और जो ये इन बिटवीन पार्ट है अप टू द हियर, ये वाला, दिस इज कॉल्ड बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस जस्ट नियर द वेजिना इज सर्विक्स, राइट। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इस बेसिक स्ट्रक्चर में आपको ये समझ में आया कि यूटेरस में जब कभी यहां पे इम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, राइट, तो इम्ब्रियो के प्रोपल्जन के लिए, मींस चाइल्ड बर्थ के लिए नेसेसरी है कि फंडस और बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो एंड सर्विक्स जो हो वो क्या हो, रिलैक्स हो। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम स्टार्ट करेंगे हम यूट्राइन स्टिमुलेंट की फार्माकोलॉजी। तो आपको क्या समझ में आई बातें? आपका यूट्रस में बेसिकली आपका अपर मोस्ट पार्ट आपका फंडस है, बिटवीन पार्ट, बीच का पार्ट आपका बॉडी है, और लोअर पार्ट आपका सर्विक्स है। फंडस ही इस पूरी जो ये मायोमेट्रियम होती है, राइट, इस मायोमेट्रियम में बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन की स्टार्टिंग होती है उसका स्टार्टिंग पार्ट होता है फंडस। जैसे हम हार्ट में बोलते हैं कि आप में एसए नोड जो है जस्ट लाइक अ पेसमेकर वर्क करता है, तो फंडस यहां भी जस्ट लाइक अ पेसमेकर वर्क करता है, क्योंकि ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन का जो रिदम स्टार्ट होता है बेसिकली यूट्रस में, वो आपका कहां से होता है, फंडस से होता है। ये चीज आपकी क्लियर हुई? दूसरी बात, देखिए इसकी जो पूरी ये यूट्रस की मसल है, स्मूथ मसल, ब्लू कलर से स्मूथ मसल जो दिखाई गई, इस स्मूथ मसल में आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स सप्लाइड होती हैं। ऑटोनोमिक मींस यहां पे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी होगा एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी सप्लाई होगी। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। देखिए यूट्राइन स्टिमुलेंट से जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपका क्लासिफिकेशन मैंडेटरी है कि पूछेगा। क्लासिफिकेशन इसका कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन में आप बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जिसमें ऑक्सीटोसिन या डिसएमिनी ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, एर्गट डेरिवेटिव की बात करते हैं लाइक मिथाइल एर्गोटामेट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग की बात करते हैं, क्योंकि कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक पीजीई1, लाइक पीजीई2। तो इसका आपको सिंथेटिक एनालॉग पता होना चाहिए, लाइक पीजीई1 इज मीसोप्रोस्टॉल एंड पीजीई2 इज डायनोप्रोस्टॉन, राइट। तो ये बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन का पार्ट है। मिसलेनियस में आपका क्विनेडिन एंड एथाक्रेडिन, तो ये आपको क्लासिफिकेशन में आप लर्न कर लेंगे। अच्छा, आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो हो सकता है कि यूट्राइन स्टिमुलेंट ना पूछ के आपसे पूछ ले कि डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिक्स। तो ऑक्सीटोसिक्स जो वर्ड लिया गया वो ऑक्सीटोसिन से लिया गया बेसिकली। तो ऑक्सीटोसिक्स पूछे या आपसे एक्बोलिक्स पूछे, क्या पूछे, एक्बोलिक्स, या आपसे पूछे एबॉर्टिफेसिएंट, तो सबका जो मीनिंग है, all the words, whether it is oxytocics or ecbolics or abortifacients, they all have the same meaning, uterine stimulants। तो कुछ भी पूछे आपको यूटराइन स्टिमुलेंट उसमें लिखना है। तो ये क्लासिफिकेशन की बात हो गई, जनरल एक स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए मेन आपसे इसमें कई बार चांसेस है कि आपसे पूछता है ऑक्सीटोसिन की फार्माकोलॉजी। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में हमको क्या क्या पता है बच्चों? जो ऑक्सीटोसिन होता है बेसिकली आपका वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है अलोंग विद द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यहां से आपको ये चीज समझने वाली है, चूंकि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन के साथ स्टोर्ड होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी होता है, तो बेसिकली इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कुछ प्रॉपर्टी ऑक्सीटोसिन में भी आ जाएगी।
जो जिसके साथ रहेगा उसकी प्रॉपर्टी उसमें कुछ आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऑक्सीटोसिन भी यूरिनरी एक्सक्रीशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिस तरीके से एडीएच डिक्रीज करता है, क्योंकि ये अलोंग विद एडीएच होता है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन या ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड स्टिमुलेशन। देखिए ऑक्सीटोसिन का एक पैटर्न है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन का। वो पैटर्न है कि इन बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्शन, इन बिटवीन द टू पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन देयर विल बी इन बिटवीन अ रिलैक्सेशन। मींस दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक रिलैक्सेशन होगा। जो ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड स्टिमुलेशन का पैटर्न जो होगा, मींस देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन, then relaxation, then contraction. Means in between the two contraction there will be relaxation. Contraction जो होगा बच्चों ऑक्सीटोसिन से, that will be induced in the fundus as well as in the body part of the uterus, जबकि relaxation होगा that is in the cervix of the uterus. तो overall जहां पे इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन और सर्विक्स में रिलैक्सेशन, ये चाइल्ड बर्थ के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी यूट्रस की, राइट। अब हम बात करते हैं कि क्या यूट्रस को ऑक्सीटोसिन के अलावा भी कुछ हार्मोन है जो इफेक्ट डालते हैं। यस, एस्ट्रोजन बेसिकली क्या करता है, इंक्रीज करता है, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज करते हैं। जबकि प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन क्या करता है, इंक्रीज करता है, जबकि प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज करता है किसकी सेंसिटिविटी को, ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को। कहां पर, यूटेरस में। इसको बच्चों आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए प्रोजेस्ट्रॉन जो हमारा होता है ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, मींस प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है। अब चूंकि जब पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी, पूरे ड्यूरेशन में प्रोजेस्ट्रॉन आपका हाईली एक्टिव होगा। लेकिन अगर आप खुद इमेजिन करिए कि अगर प्रोजेस्ट्रॉन सेम टाइम में ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट करे, तो क्या प्रेगनेंसी मेंटेन हो पाएगी, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही वजह होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को इन द एंडोमेट्रियम बेसिकली यहां पे डिक्रीज करता है, जबकि एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ। ऑक्सीटोसिन बच्चों मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को में करता है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। हाई डोज पे अगर ऑक्सीटोसिन हम देते हैं तो वो वैसोडायलेटेशन के थ्रू फॉल इन ब्लड प्रेशर करता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है। ये हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन की बात है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीटोसिन आपने देख ली। कौन कौन सी नर्व यहां पे सप्लाइड थी, कितने बॉडी पार्ट है, कौन सी फेवरेबल कंडीशन है चाइल्ड बर्थ के लिए। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, क्योंकि आपके एग्जाम में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछेगा। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए बहुत सिंपल है कि ऑक्सीटोसिन की स्पेशली क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं। उस मायोमेट्रियम में जो बेसिकली आपका यूट्रस है, उसकी मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल में ऑक्सीटोसिन के लिए ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दे आर द एग्जांपल्स ऑफ जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और जब ऑक्सीटोसिन अपने रिसेप्टर से उन मसल पे बाइंड होता है, देन दे एक्टिवेट द पाथवे फॉस्फोलाइपेज सी। तो हमने क्या देखा कि एक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर विच इज एन एग्जांपल ऑफ जीपीसीआर ऑन द यूट्राइन स्मूथ मसल। अब ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कब सबसे ज्यादा होंगे यूट्रस में, तो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग प्रेगनेंसी या मिड प्रेगनेंसी में नहीं, कब होंगे, लेट प्रेगनेंसी में, जस्ट प्रेगनेंसी का पूरा फेज कंप्लीट होने वाला होगा। तो हाईली एक्सप्रेस्ड इन लेट प्रेगनेंसी इसीलिए बोला गया है, राइट। तो ये बेसिकली क्या होगा, दिस विल एक्टिवेट द फॉस्फोलाइपेज सी, and here after the activation of phospholipase C there will be the degradation of breakdown of PIP2 into IP3 and diacyl glycerol, and IP3 further responsible for release of calcium ion, and calcium is responsible for uterine contraction। तो ये यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, ऑक्सीटोसिन, इस मैकेनिज्म के थ्रू। नंबर 2, oxytocin also responsible for inducing the synthesis of prostaglandins
and those prostaglandins like PGE1 and PGF2 alpha or PGE2 that are actually responsible for further uterine contraction, and most importantly they are responsible for cervical ripening. तो ये सर्वाइकल राइपनिंग के लिए सर्विक्स राइपनिंग के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपका क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को भी ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है एंड बेसिकली सर्विक्स राइपनिंग को भी ये इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने 2 पॉइंट हाईलाइट करना है, रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस्ड सर्विक्स राइपनिंग मैकेनिज्म। इस तरीके से आप ऑक्सीटोसिन की मैकेनिज्म लिखेंगे। तो ये आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट यूजेस में अगर बच्चों हम बात करें तो देखिए, अगर कई बार फीमेल्स में यूटेराइन इनर्सिया है, द मीनिंग ऑफ यूटेराइन इनर्सिया इज किसी भी पैथोलॉजिकल रीजन से, हार्मोनल इंबैलेंस से यूटरस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस पावरफुल नहीं है, एब्सेंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ड्यू टू द हार्मोनल इंबैलेंस, तो वहां पर आपको ऑक्सीटोसिक्स देने होंगे, एक्बॉलिक्स देने होंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका ये यूज है यूटराइन इनर्सिया, नंबर 1। नंबर 2, कई बार यूटराइन इनर्सिया का रीजन ये भी होता है कि नंबर ऑफ कई ज्यादा बार डिलीवरी होने से यूटरस मैक्सिमम डिस्टेंडेड हो जाता है, और मैक्सिमम डिस्टेंडेड होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन में उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी हम किसमें कंसीडर करते हैं, यूटराइन इनर्सिया। दूसरा है पोस्ट मैच्योरिटी डिलीवरी। पोस्ट मैच्योरिटी डिलीवरी का मतलब है मींस कि किसी भी रीजन से अगर जितने भी 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड के में उस बेबी में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है, और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने के बाद आप क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा बेसिकली क्या हो, आप उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएं, राइट, उसको चाइल्ड बर्थ के लिए यूट्रस को तैयार करें। तो उसमें क्या होगा कि पोस्ट मैच्योरिटी डिलीवरी के लिए भी आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देते हैं। लाइक जैसे आपका बेसिकली आपका जो बेबी है वो बहुत ज्यादा हैवी वेट का है, तो उस वजह से होने से क्या होगा कि वो यूट्रस की मसल डिस्टेंडेड हो जाएंगी, और जब मसल डिस्टेंडेड हो जाएंगी तो उनको कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, प्रॉब्लम। अब कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए आप वहां पे क्या देंगे, यूट्राइन स्टिमुलेंट, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मैच्योरिटी डिलीवरी, राइट। तो पोस्ट मैच्योरिटी डिलीवरी के लिए ये टर्म यूज किया गया है। पोस्टपार्टम हेमरेज मींस आफ्टर द चाइल्ड बर्थ यूट्रस से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग को स्टॉप करने में या कंट्रोल करने में हम वहां पे आफ्टर द चाइल्ड बर्थ पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने में हम बेसिकली कई बार किसका यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिन का। लेकिन इसके लिए जो प्रेफर्ड ड्रग है वो मिथाइल एर्गोटामिन है, एर्गोमेट्राइन है। और मिथाइल एर्गोमेट्राइन होने की वजह है, मिथाइल एर्गोमेट्राइन फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स तीनों जगह कॉन्ट्रैक्शन करती है, इसीलिए इसका जो मेनली हम यूज करते हैं वो पोस्टपार्टम हेमरेज में एर्गोमेट्राइन का यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करें तो रप्चर ऑफ यूट्रस होगा। एर्गट डेरिवेटिव में बेसिकली आपका ये क्लेविसेप्स परप्यूरा से मिलते हैं, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट में, जैसा कि मैंने अभी बताया, एंड दे आर मोस्टली यूटिलाइज्ड इन द पोस्टपार्टम हेमोरेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीटोसिस या एक्बोलिक्स। तो इस तरीके से आप ये इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अपने। आई होप आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा इससे स्मॉल है आपका कॉन्सेप्ट यूट्राइन रिलैक्सेंट का, वहां पे आप इस यूट्रस को क्या करना चाहोगे, रिलैक्स करना चाहोगे, ओवरऑल सर्विक्स को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे, क्योंकि आप चाइल्ड बर्थ को क्या करना चाहोगे, डिले करना चाहोगे, राइट। तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से हम इसको यहां पे पढ़ेंगे। एबॉर्टिफिशिएंट मींस एबॉर्शन के लिए भी कई बार आप ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं, इसीलिए इसको एबॉर्टिफिशिएंट
बोलते हैं, तो यहाँ पे आप इसकी यूज को भी इंक्रीज कर सकते हैं इससे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ यूटेराइन stimulant. In the next session, we will discuss the concept of uterine relaxants. Thank you very much.